important for class 12th, which appearing for the board examination in this session. You will get exact type of question that asked in the board examination. So very first question, I think everyone ready with the very first question. Everyone know what is the answer of this question? B. क्या है आंसर? B. सबको कॉन्फिडेंस है? कैसे होगा पता है? कौन सा लॉ लगेगा यहाँ बेटा? कौन सा लॉ लगेगा? गॉस लॉ। क्या कह रहा है कि ए चार्ज Q इज शेप्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट फेस इज। एक फेस से कितना फ्लक्स होगा? टोटल फ्लक्स कितना होता है? सेंटर पे रखा है, चार्ज कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे रखा है। तो कोई भी क्यूब है, इसके सेंटर पे अगर चार्ज रखा हुआ है, ये सेंटर पे रखा हुआ है, तो नेट फ्लक्स कितना होता है? नेट फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q बाई फ्लक्स बाई ईच फेस, फ्लक्स बाई ईच फेस दैट इज इक्वल टू Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यहीं पे अगर ये चार्ज वन कॉर्नर पे होता, चार्ज वन कॉर्नर पे होता, तो नेट फ्लक्स कितना होता? नेट फ्लक्स होता Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। एंड फ्रॉम ईच फेस, फ्रॉम ईच फेस, तीन फेस से कोई फ्लक्स जाएगा ना जो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में, बाकी तीन से जाएगा, तो तीन डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। 24 एप्सिलॉन नॉट अगर कॉर्नर पे होता। अगर एज पे होता, एज सेंटर पे, तो एक एज कितने के साथ शेयर होती है? एक एज, एक एज कितने के साथ शेयर होती है? फेस दो में शेयर होता है। एज 4 के साथ शेयर होती है। कितने के साथ होती है? 4। तो नेट फ्लक्स कितना होता फॉर एज सेंटर? एज सेंटर अगर होता, देन नेट फ्लक्स जो होता दैट इज Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। फ्रॉम ईच फेस की बात करते कितना होता? ईच फेस, ये एज है, दो एज सरफेस के टच में, उस दो में से नहीं जाएगा, बाकी सब में से जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। ये अगर कहां पे होता चार्ज? फेस सेंटर पे होता। कहां होता? फेस सेंटर पे। तो फेस सेंटर वाला दो फेस के टच में होता है, तो नेट फ्लक्स क्या होता? नेट फ्लक्स कितना होता? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और फ्रॉम ईच फेस, बाकी पांच में से जाएगा, तो Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट होता। समझ में आ गई बात? ये कोई समस्या है? एज, जैसे ये एज है रूम की, एक रूम ये, एक साइड वाला रूम और दो ऊपर वाले रूम, तो एक एज कितने में कॉमन हो गई? 4 में। तो ये चार्ज कितने में डिवाइड हो गया? 4 के अंदर डिवाइड हो गया। कितने में डिवाइड हो गया? 4 के अंदर डिवाइड हो गया। समझ में आ गई बात? ये कोई समस्या है? कोई दिक्कत नहीं? तो ये एक क्वेश्चन कराने के पीछे आपको पूरा कंसेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है? एमसीक्यू में ऐसा एक क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है, इसका ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड कीजिए आराम से पहले। किसके रिलेटेड क्वेश्चन है? समझ में आया? क्या पूछ रहा है? ईएम वेव का क्वेश्चन है। किसका है?
ईएम वेव का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, वेवलेंथ के रिलेटेड। वेवलेंथ पता है क्या होती है? हम्म, वेवलेंथ क्या होती है? वेव की लेंथ को वेवलेंथ है, ये तो मुझे पता है। और डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूगेटिव क्रस्ट, दैट इज द वेवलेंथ। ठीक बात है, फिर आगे आगे क्या होगा बताओ अब इसमें। क्या दे रखा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, सबसे कम किसकी है वेवलेंथ? तो आपको दिख रहा है कि जो गामा रे, एक्स रेज यहाँ पे दे रखी है, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो जो ये है एक्स रे, ये सबसे कम होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में आपको सबसे कम दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज पता होना चाहिए, रेडियो वेव जो है, क्या? हाँ, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा है, ए में भी कम है। हाँ, ए में भी कम है। दूसरी चीज, अब यहां पे देखो, रेडियो सबसे ज्यादा होती है। रेडियो, अगर आपको ऑर्डर नहीं याद है, तो रेडियो की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्योंकि इसके अंदर विजिबल दे रखी है। रेडियो के बाद आपको पता माइक्रोवेव आती है, माइक्रो के बाद विजिबल आता है, विजिबल के बाद एक्स रे आता है, इसके बाद गामा रे आता है, इसके बाद गामा रे आता है। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सबसे कम गामा की होती है, और फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा गामा की। तो ये ध्यान रखना, अगर आप पूरा स्पेक्ट्रा याद नहीं रहता है, भूल जाते हो, तो भी आप कुछ दिमाग में रखिए, सबसे पहले कौन सा है, सबसे लास्ट में कौन सा है। जब वो भी याद होगा तो भी आपका काम बन सकता है। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत है? नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर शो ए प्लॉट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज 1/λ wavelength of the radiation causing photoelectric emission from surface. The slope of this line equal to, अगर ये h और म्यू का ग्राफ होता तो आपको बताता h/e के इक्वल होती, म्यू इक्वल टू c/λ हो गया, तो क्या होगा? हम्म, सोचिए सोचिए सोचिए। बता दोगे आज ही आंसर? हम्म, सी होना चाहिए। पक्का? तो ठीक है, सी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? यही होगा, यही। क्योंकि अगर जब आप ग्राफ बनाते हो V0 और किसके बारे में, म्यू के बारे में, तो यहां से जब ऐसा ग्राफ बनता है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले ग्राफ शुरू नहीं होता है। ये जो है आपका म्यू नॉट, हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? म्यू नॉट। और इसकी स्लोप हमेशा किसके इक्वल होती है? h/e के इक्वल होती है। अब हमारे पास जो ग्राफ बनाता है, वो बनाया म्यू को यहाँ पे 1/λ लिखा है, तो इसकी जगह अपन एक सी एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो स्लोप में भी सी क्या कर दो, ऐड कर दो, और तो क्या कर सकते हैं, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? HC/E। नेक्स्ट, an ideal inductor is connected across an AC source of voltage current in this circuit। ध्यान दीजिएगा, आइडियल इंडक्टर है, आइडियल इंडक्टर connected across an AC source of the voltage the current in this circuit। इंडक्टर में केवल इंडक्टर है, सर्किट इंडक्टिव है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है। सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस? पहला दिमाग में क्या आना चाहिए, फेज डिफरेंस क्या होगा? वोल्टेज और करंट के बीच में π/2 का होगा। इन इंडक्टर वोल्टेज लीड करता है, करंट लेग करता है, एंड इन कैपेसिटर करंट लीड करता है, वोल्टेज लेग करता है। अगर ये कंसेप्ट पता है, इसका मतलब हियर इट इज इंडक्टर, फेज ऑफ द वोल्टेज इज गिवन, दैट मींस फेज ऑफ द करंट विल बी लेग बाय π/2। विच ऑप्शन? लेग बाय, लेग वोल्टेज इन फेज बाय π/2। वोल्टेज को π/2 फेज से करंट क्या होगा, लेग करेगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। करंट किसके साथ फेज में रहती है? हमेशा रेजिस्टेंस के साथ, आर के साथ। हमेशा के साथ फेज में रहती है, आर के साथ। करंट लीड वोल्टेज
by pi by 2 in inductive circuit and current lag voltage by pi by 2 in inductive circuit and current lead pi by 2 by in capacitive circuit. In a capacitive circuit, that is the part of the AC. नेक्स्ट वन एसरेशन रीजन का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, आराम से पढ़ के बताइएगा। इंसुलेटर फॉरबिडन गैप इज वेरी लार्ज, बिल्कुल ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड इंसुलेटर आर वेरी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, विच ऑप्शन विल बी गिवन? ए। कौन सा दोगे? टाइटली बाउंड ही होता है बेटा इंसुलेटर के अंदर न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन, तभी वो वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, तभी वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा। आप कितनी भी एनर्जी दे दो, अगर ज़्यादा एनर्जी दोगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन, मेल्ट हो जाएगा, पर कभी भी कंडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आगे बात या नहीं आई बताओ सबको अच्छे से? चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, horizontal thin long parallel wire separated by a distance r carry current I each in opposite direction. The net magnetic field at a point midway between them. तुक्का नहीं मारना बेटा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। तो वो एक वायर से होता है। क्वेश्चन क्या दिया है? टू हॉरिजॉन्टल लॉन्ग पैरेलल वायर। ध्यान से देना, इसलिए ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। सेपरेट बाय डिस्टेंस आर, करंट आई इन अपोजिट, इसमें इधर है और इसमें इधर करंट है। ध्यान से सुनो, जल्दीबाजी मत करो। न्यूमेरिकल आसान आते हैं पर हार्ड नहीं आते हैं। हार्ड तो है नहीं, कंसेप्चुअल है। अगर कंसेप्ट पता है तो कर लोगे। अब यहां देखो, सुनो, सबसे पहले करंट इधर जा रहा है, इसमें अंदर घुसेगा, इसमें भी अंदर घुसेगा, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब जीरो तो होना नहीं, जीरो होगा नहीं। दोनों में डिस्टेंस कितनी है? बाय डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी है? आर। तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हुई? आर बाय 2। ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई? आर बाय 2। ठीक है, अब यहां पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग? बी इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होता है कि नहीं होता है? ये होता है। डी इक्वल टू कितना है यहाँ पे? डी इक्वल टू कितना है? डी इक्वल टू आर बाई 2 है। 2 पाई डी होता है, 4 पाई डी होता है फॉर्मूला? पक्का? तो म्यू नॉट कितना होगा? पाई आर। ये हुआ, 2 है, इसमें भी इतना ही होगा, इससे भी। तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। आंसर कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी नहीं होता है इनफाइनाइट लेंथ के वायर से? 2 पाई डी आता है ना? हाँ, तो 2 पाई डी। तो इसके अंदर ऑप्शन में मिस्टेक, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके आगे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस सेपरेट बाय डिस्टेंस आर है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट मिडवे बिटवीन देम, हाँ, तो ये आर बाई 2 लेना ही पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मॉडिफाई एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर? क्यों? हाँ, तो कॉपर में तो ऐसा ही बनता है मैग्नेटिक फील्ड, कॉपर में तो ऐसा ही बनता है। ये तो पूछ रहा है, सुनो, ये क्या पूछ रहा? क्वेश्चन ढंग से सुनो भाई, क्वेश्चन ढंग से सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मॉडिफाइड, कैन नॉट मॉडिफाई एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज। ये जो क्या किया है, ये बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, बीच में जो सब्सटेंस था उसने इस टाइप से मॉडिफाई कर दिया उसको, मतलब वो रिपेल कर रहा है। तो कौन सा सब्सटेंस है जो रिपेल नहीं कर पाएगा मैग्नेटिक फील्ड को?
निकल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बाकी सब के सब डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, सिलिकॉन, सोडियम क्लोराइड, कॉपर, ये तीनों क्या है, डाईमैग्नेटिक। कॉपर मत रटो हमेशा, ये तीनों ही क्या है, डाईमैग्नेट। क्योंकि इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा निकल में से सीधा पास हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये इसको सपोर्ट करेगा और इसके पास में लाने की कोशिश करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पर जो डाईमैग्नेटिक है वो उसको रिपेल करके दूर भेजेगा। तो जो रिपल कौन नहीं कर पाएगा, डाईमैग्नेटिक वाला रिपल नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, हाँ, फेरोमैग्नेटिक वाला रिपल नहीं कर पाएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या होगा। E, C and nu represent energy, velocity and frequency of the photon. Which of the following represent wavelength? E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। डरते क्यों यार ऐसे देख के, E इक्वल टू एच न्यू। तो क्या होगा, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं होते हैं, ये आपको एक चीज अब दिमाग में सेट होनी चाहिए। हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, हार्ड लग रहा है क्या है कि बताओ, कोई नहीं लग रहा ना। यही चीज ध्यान रखनी है आपको एग्जाम में भी, बोर्ड में कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, समझ गए। बोर्ड में कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट, क्या होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन जब द फॉरबिडन इन सिलिकन। सिलिकन में कितना होता है, सिलिकन में कितना होता है, बताया था मैंने, हैं। जर्मेनियम और सिलिकन दो है, एक में 0.3 है, एक में 0.7 है। जर्मेनियम कम होता है, पक्का, ठीक है। तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एन एसी सर्किट। अब ये कर लो सोल्व भाई, कॉपी में निकाल के। अरे तरुणा, कॉपी पेन चला, ऐसे नहीं चलेगा काम, हैं? ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। हम्म, कैसे हुआ बताओ। हम्म, हम्म, अच्छा, हम्म, कौन सा होगा ऑप्शन इसमें, यही होगा, पक्का, वेरी गुड, यही है। क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा इंटू एल, ये हो गया एक्स एल, और एक्स सी इक्वल टू क्या हो गया, 1/ओमेगा इंटू सी। तो एक्स एल अपॉन एक्स सी इक्वल टू ओमेगा एल इंटू ओमेगा सी। आंसर कितना आएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट third bright fringe is obtained at a point on screen with a light of 700 nanometer. What should be the wavelength of the light source in order to obtain the fifth bright fringe at the same point? सोचिए, ऑप्टिक्स पढ़ रखा है अच्छे से आपने, क्या हुआ, सेम पॉइंट पे होना चाहिए फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। अरे सीधा है, वाई एन का फॉर्मूला क्या है बेटा बताओ, वाई एन इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्बडा डी अपॉन डी। तो वाई पहली फ्रिंज की बात करें तो वो तो कितनी है, 3 है, वेवलेंथ लैम्बडा के साथ है, और डी अपॉन डी। फिर वाई, ये 3 वाली है ना,
फिर फिफ्थ के लिए क्या होगा, 5 लैम्बडा डैश डी अपॉन डी। कोई दिक्कत है? अब ये दोनों एक ही पोजीशन पे है, तो y3 अपॉन y5 सेम होगा, इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, 3 लैम्बडा अपॉन 5 लैम्बडा डैश। बाकी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्बडा डैश इक्वल टू 3/5 ऑफ लैम्बडा, 3/5 ऑफ लैम्बडा। तो 700, 3/5 ऑफ 700 कितना होगा, 3/5 इंटू 700 करो, कितना आएगा ये 14। दादा 420 कर रहा, तो आंसर 420 है, तो ठीक है। आंसर 420 है तो ठीक है, वरना ज़्यादा 420 में फायदा नहीं। नेक्स्ट क्या है, एसरेशन रीजन का क्वेश्चन है, क्या करोगे। द गिवन फिगर डज नॉट शो ए बैलेंस विस्टन ब्रिज, P इक्वल टू R अपॉन S नहीं है, सही है। फॉर बैलेंस्ड ब्रिज करंट शुड फ्लो, फॉर ए बैलेंस्ड ब्रिज स्मॉल करंट शुड फ्लो थ्रू ए गैलोमीटर, नहीं होता, बैलेंस कंडीशन में कोई भी करंट नहीं फ्लो होता है। ठीक है, तो क्या होगा, क्या है इसमें, ए इज ट्रू और इज फॉल्स, तो क्या दोगे, बैलेंस कंडीशन तो नहीं है, पर ये रीजन बता रहा है, ये इसमें क्या आना चाहिए, स्मॉल करंट शुड नॉट फ्लो आना चाहिए, शुड बोला ना, शुड नहीं होता है, शुड नॉट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, सी। समझ में आ गई बात, या कोई दिक्कत है। बैलेंस के लिए रेशियो सेम होना चाहिए, यह होना चाहिए P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S होना चाहिए, पर यहाँ पे उल्टा हो गया, देखो 2/3 इक्वल टू 3/2 इक्वल होता है क्या, है, मैं भी कर सकता है, इससे हिम्मत वाला आदमी है ये, है। नेक्स्ट, ये आपके राजस्थान का सेट था लास्ट ईयर जो था, में से एक है ये। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। For the same charge object, the electric field of magnitude 60 Newton per coulomb will be at the distance of। सीधा है, ये तो कुछ है ही नहीं। क्या है, हाँ 4 मीटर पे है, 4 मीटर पे है ना, उससे कम किसे भी हो सकता है, 1 2 3 तीनों ही कम है। नहीं नहीं, इससे अच्छा सॉल्व कर लो, फालतू अपने दिमाग नहीं लगाना है, फालतू दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कि के क्यू अपॉन आर होता है, ई की वैल्यू, या आर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो 9 इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर, ये हो गया। फिर हमारे पास 16 लाना है ना, 16 इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर, तो डिवाइड कर दें, तो 9/16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R² अपॉन 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दो, कितना आ जाएगा 3/4 इक्वल टू R/4। तुम गलत हो गया, देख ले बेटा, थोड़ा सा रहता नहीं है, इसलिए क्या करना है, ये फिजिक्स है बेटा, क्या ये फिजिक्स है, जहाँ से तुम सोचना शुरू करते हो, बंद करते हो ना, यहाँ से ये सोचना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसलिए अपने इसके साथ मजाक नहीं करना है, जो एग्जैक्टली जितनी आपकी हिम्मत है उसी के अकॉर्डिंग काम करें। ठीक है, क्योंकि अब इतना करने में टाइम नहीं लगता, पर जोश जोश में तो टू करके आता ना, तो घर आके बहुत माथा फोड़ता। ठीक है, नहीं समझ में आया बेटा, मैथ्स की है ना, बायो की, अच्छा देख स्क्वायर रूट क्या दोनों साइड, 3/4 हो गया ना। ठीक है, बायो वालों की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ मैं। ये दर्द है, ये तो सिंपल था बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बताऊं, A point lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole on its axis. The dipole potential का फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल के अंदर, 2 kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, 2 kp cos थीटा। अब डिस्टेंस x है,
तो डिस्टेंस x के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1/x², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x², यही तो पूछा है। पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू, तो प्रोपोर्शनल टू तो क्या होगा, v प्रोपोर्शनल टू 1/x², क्योंकि फॉर्मूला होता है ना v इक्वल टू kp cos थीटा टू kp cos थीटा अपॉन x² होता है। समझ में आ गई बात, इजी है ना। नेक्स्ट, द करंट ऑफ 0.8 एम्पियर फ्लो इन ए कंडक्टर ऑफ 40 वोल्ट फॉर 1 मिनट। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.8 एम्पियर इन ए कंडक्टर ऑफ 40 वोल्ट फॉर 1 मिनट, द हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर विल बी। कितना होगा कंडक्टर में हीट फ्लो, 40, कंडक्टर ऑफ 40 ओम है, वोट नहीं है यार, सॉरी 40 ओम, हाँ 40 ओम फॉर 1 मिनट, 40 ओम फॉर 1 मिनट। ये तो सीधा है ना, हीट का फॉर्मूला होता है ना H इक्वल टू I²RT। अरे लिख के करो सब अपनी कॉपी में बेटा, करने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना आलस मत करो, कैलकुलेशन स्पीड ऐसी बढ़ेगी ना। H इक्वल टू I²RT, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 0.8 का स्क्वायर, R कितना है 40, T कितना है 1 × 60, तो कितना आना चाहिए, ये 0.64 हो गया इंटू 24, 2 0 हटा दो, 64 इंटू क्या कर दो 24 कर दो, तो 24, हाँ 16 यही आएगा, केवल यही आएगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं, सीधी वैल्यू आपकी है। ये कैसे क्या पता चला, ये पॉइंट कैसे रहा, 2 0 को यहां से ये वाला हट गया, ठीक है, इजी है। हम ऐसा ही हमें कितनी बार बोल रखा हूं मैं, फिजिक्स में जितनी भी कैलकुलेशन होती है दैट इज SI कंडीशंस मस्ट बी फॉलोड। कौन सी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, हमेशा जो भी सिस्टम यूज करते हो आप, यूनिट यूज करते हो SI के अंदर होनी चाहिए, तभी कैलकुलेशन सही होगी। अगर CGS में करते हो सब CGS में होने चाहिए, पर मैग्नेटिक फील्ड ये सब करंट वगैरह के लिए CGS में आपको कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा किस में करो, ऐसा टाइम वो हमेशा सेकंड में रहता है। क्या दे रखा है, सेल ऑफ EMF E is connected across the external resistance R. When current I flow from the cell, the potential difference across the electrode of the cell drops to V, the internal resistance of the cell. आपको पता है जब कोई भी सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कंसेप्ट हमने पढ़ा था सेल चैप्टर के अंदर, तो ये वाला है। अब आज मैंने इसका जो पोटेंशियल है वो ये है, कितना हो गया V, इसका EMF कितना है E, यहाँ पे कितना है रेजिस्टेंस लगा रखा है इसने R। अब आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर, और V इक्वल टू क्या होता है ये भी पता तुम लोगों को, I का रिलेशन है नहीं, हमें क्या पूछा इसने, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है ना। तो हमारे अब देखो इसमें से कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर इक्वल टू क्या होता है, V होता है। टर्मिनल वोल्टेज और इसका रिलेशन डिस्चार्जिंग के टाइम पे, किस टाइम पे, E माइनस आई आर इक्वल टू V होता है जब सेल डिस्चार्ज होता है, जब सेल चार्ज होता है तो क्या होता है V इक्वल टू प्लस हो जाएगा। चार्ज के टाइम पे टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होता है, डिस्चार्जिंग के टाइम में टर्मिनल वोल्टेज कम होता है। अब यहां से हम लोग देखेंगे आई आर की जगह क्या लिख देंगे, V लिख देंगे, हमें क्या चाहिए ये चाहिए ना, हाँ तो इसकी जगह लिख दो E माइनस वी अपॉन आर इक्वल टू क्या आ गया, इंटू आर इक्वल टू वी, हमें आर निकालना स्मॉल आर, तो E माइनस वी इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू आर, तो इसको E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर इक्वल टू आर, कौन सा ऑप्शन है तूने कौन सा बोला था, ई बोला था पहले, ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला लिखा रखा है आई थिंक ना, E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर इंटरनल रेजिस्टेंस का, अगर नहीं भूल जाता तो ऐसा भी निकाल सकते हो, निकल गया ना। नेक्स्ट क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड protons move parallel to each other in the same direction, then they will
क्या करेंगे? सुन लो, अरे भाई सीधी सी बात है, अट्रैक्ट करेंगे वो तो ठीक है। ये मान लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इसके अंदर करंट किधर होगा? इधर होगा। प्रोटॉन इधर जा रहे हैं, प्रोटॉन के अंदर करंट भी कितना होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में वायर बन गए। जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है, देन वायर विल अट्रैक्ट ईच अदर और नॉट। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंसेप्ट मत वाला ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो रिपेल करते। क्या करते? अगर यही क्वेश्चन कैसे बनता, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करते तो क्या करते? रिपल करते, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव करने से करंट क्या होता? अपोजिट फ्लो होता। इलेक्ट्रॉन का करंट अलग होता है, प्रोटॉन का करंट अलग होता है। क्या? एक मिनट, सेम डायरेक्शन में है ना ये? हाँ तो एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट। ये है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर इन दी सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट इधर जाएगा, प्रोटॉन इधर जाएगा तो करंट इधर जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा बताओ? रिपेल करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो क्या करता है? रिपेल करता है। करता नहीं करता? मैग्नेटिक फील्ड वाले कंसेप्ट समझ रखा है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो अट्रैक्ट। समझ में आ गई बात? बीम बोला इसने, इलेक्ट्रॉन्स एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम का मतलब क्या हुआ? करंट फ्लो हो रहा है वहां पे। बीम का मतलब क्या हुआ? करंट फ्लो हो रहा। तो अपन करंट की बात करते हैं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है? क्या होगा इसमें? रिपल्सन होगा। नेक्स्ट, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its area of cross section. लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, रेडियस कितनी है उसमें? ए है, ठीक है। स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B1 एट A/2 एंड B2 एट डिस्टेंस ऑफ 2A। देखो ये है, ऐसा डेरिवेशन कराया ना पूरा का पूरा। ये इस टाइप का वायर है कि नहीं है? तो क्या होगा, इस वायर में रेडियस कितनी है इसकी? ए। एक पॉइंट है इनसाइड यहाँ पे जो A/2 डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट है बाहर जो 2A डिस्टेंस पे है। बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? B2 है ना बाहर, तो B2 इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट I अपॉन 2πD होता है, तो 2π × 2A हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? म्यू नॉट I अपॉन 4πA ये होता है। और अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I R अपॉन 2πr² होता है। 2π ये होता है कुछ फॉर्मूला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो B1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I। अब आपके पास ये कैपिटल R² होता है, कौन सा होता है यहाँ पे? रेडियस के लॉग होता नहीं होता है, फॉर्मूला याद करो सही से। हैं, ये कैपिटल R² होता है, कैपिटल R मतलब रेडियस जो है। और ये हो गया A/2 अपॉन 2πA²। तो यहां से क्या आ जाएगा? B1 इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4πA। दोनों क्या दिख रहे हैं आपको? सेम दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? बी आएगा। समझ में आ गई बात? ये कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, E and B represent the electric and the magnetic field of an electromagnetic wave respectively. किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव अलोंग, डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है, ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है, और ई क्रॉस बी के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? बी क्रॉस ई के नहीं होती है, ई क्रॉस बी के। क्योंकि हम जहां भी लिखते हैं फॉर्मूला में क्या लिखते हैं? ई क्रॉस बी लिखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होती है? ई क्रॉस बी होती है। ठीक है, वो दोनों में ई और बी किस फील्ड में है उसका अकॉर्डिंग निकाल लेगा, वो भी निकाल लेंगे। अरे यार वो तो ई अगर इस डायरेक्शन में है
और बी अगर इस डायरेक्शन में है तो ई से बी घुमाएगा, तो क्या है, अपवर्ड है। और बी इधर ऊपर, ई ऊपर है, बी इधर नीचे है, तो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। वो तो डाउनवर्ड अपवर्ड अकॉर्डिंग ई और बी की डायरेक्शन देगा। तो ई से बी घुमा दे, अपना हाथ है ना जो राइट हैंड, इसमें ई पे रख पहले अपनी अंगुलियों को, और उसको बी की तरफ घुमा दे। अब तेरा अंगूठा किधर जा रहा है, वही तेरा प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वेव की। A ray of monochromatic light propagating in air is incident on the surface of the water. ध्यान से देखना क्वेश्चन को। A ray of monochromatic light propagating in air is incident on the surface of water. Which of the following will be the same for the reflected and refracted rays? क्या रैम से की? वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। नेक्स्ट, a beam of light travel from air into a medium. Its speed and wavelength in the medium are 1.5 into 10 power 8 meter per second. A beam of light travel from air into a medium. कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, एयर से मीडियम। इट स्पीड एंड वेवलेंथ in the medium are 1.5 into 10 to the power 8 meter per second and 230 nanometer respectively. The wavelength of the light in air will be. कैसे फाइंड करोगे, जल्दी करो देखें। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, v इक्वल टू लेमडा इंटू एफ होता है। एयर के अंदर स्पीड c की फॉर्म में ले सकते हैं, या हाँ, तो लेमडा इन एयर इंटू एफ। ठीक है, एफ तो क्या रहेगा, सेम। एफ क्या रहेगा, सेम। तो हमारे पास पूछा क्या, v अपॉन सी इक्वल टू लेमडा अपॉन लेमडा ए। लेमडा ए पूछा है ना, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू सी अपॉन वी। लेमडा कितना बेटा, 230। सी कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये 10वीं लाएगा क्वेश्चन है कि नहीं 10वीं का, नहीं है। 230 इंटू 2 कितना हो गया, बताओ। कितने आसान आसान एमसीक्यू आते हैं, बच्चे बोलते हैं फिजिक्स बहुत हार्ड है। हैं, फॉर्मूले सही से क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। फॉर्मूले सही से याद होने चाहिए, क्योंकि सारा का सारा आप एमसीक्यू, इतने सारे एमसीक्यू आपने कर लिए, सब में क्या हो रहा है, बेसिक कंसेप्ट और बेसिक फॉर्मूला अगर पता है तो एक भी एमसीक्यू हार्ड नहीं लगेगा, अदरवाइज तो सारे क्या लगेंगे आपको, हार्ड ही लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following metals does not exhibit emission of electron from its surface when irradiated by the visible light? कौन सा जो है, तो विजिबल लाइट के अंदर, ये तो वर्क फंक्शन में डिपेंड करता है। आप ये देख लीजिए सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन किसका है, वही इमिट नहीं करेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए एक्साइटेड करने के लिए, ये पता करो आप बस। ठीक है, तो कैडमियम जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं करता है, क्योंकि कैडमियम के अंदर एब्जॉर्प्शन पावर भी आपको ज्यादा होती है। वो न्यूट्रॉन, वो थर्मल न्यूट्रॉन को भी क्या कर लेता है। आपको एक चीज याद होनी चाहिए, क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया है न्यूक्लियर रिएक्शन से। ठीक है, अब क्या होता है कि कैडमियम को क्यों यूज करते हैं, हाई एनर्जी के अंदर भी कैडमियम क्या होता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है हाई टेम्परेचर के अंदर भी। इसका मतलब वो विजिबल लाइट है तो एक्साइटेड होने वाला नहीं है। तो मेटल भी ऐसा ही है, देखो क्वेश्चन ऐसा देता है कि जहां पे इजीली, अब ये तीन जो है ना, देखो रुबिडियम, सोडियम और ये वाला जो सीजियम, ये तीनों के तीनों सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आते हैं, नहीं आते हैं, एक्साइटेड हाई रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल कैटेगरी। कैडमियम भी ऐसा जो है रिएक्टिव नहीं है। तो कुछ तो थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, जरूरी थोड़ी हर चीज किताबें पढ़ी हुई हो डायरेक्टली। नेक्स्ट, the a hydrogen atom make an transition from n equal to 5 to n equal to 1 orbit. The wavelength of a photon emitted is lambda. The wavelength of the photon emitted when it make transition from n equal to 5 to n equal to 2 orbit is, क्या होगा। एटम का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी करो देखें।
देखो, हाइड्रोजन एटम मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम एन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, 1/λ इक्वल टू आर n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये होता है 1/λ1 इक्वल टू आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो 25 हो गया, तो 24, ये कितना हो गया, 1/λ1 इक्वल टू आर 24/25, ये आ गया। अब 1/λ2 इक्वल टू कितना आएगा, आर 1/2 का स्क्वायर तो 4, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 100। डायरेक्ट कर रहा हूँ तो 25, 100 आएगा तो क्या आएगा, 4 से 25 माइनस 4, ये कितना आएगा उन पास, 21 आएगा। तो 21/100 इंटू आर, दोनों को डिवाइड कर दें तो λ2/λ1 इक्वल टू 24/25 इंटू 100/21, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 7, कितना आया, λ2 इक्वल टू 32/7 लैम्बडा। कौन सा ऑप्शन है, डी। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी आएगा। कौन सा आएगा, डी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, एज ए फंक्शन ऑफ atomic mass number has a sharp peak for helium nucleus. This implies that helium nucleus is, है, डी होगा, क्योंकि ये तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जब, हाँ, 4 के मल्टीपल में जो होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, ठीक। गुड, याद था तरुणा को ये तो, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, in an extrinsic semiconductor number the density of the holes is 4 into 10 power 20 meter cube, the density of the carrier is 1.2 into 10 power 15, क्या होगा इसका, सी सबने क्या फॉर्मूला लिखा था ना, मैंने क्या लिखा था, एन आई का स्क्वायर इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर मतलब किसका है, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30 इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी दे रही, होल्स की डेंसिटी दे रही ना, 4 इंटू 10 और एन ही हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ, ये 0.3 इंटू 1.2 इंटू 10 इक्वल टू एन ई, तो 3.6 इंटू 10 बिल्कुल सही है। किसका था ये सही ऑप्शन है, ये किसकी सही आया था अच्छा, बड़े खुश हो रहे हैं ये क्वेश्चन सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, pieces of the copper and its silicons are initially at the room temperature, both are heated at temperature T, the conductivity of, अब ये गलत कर ठोकूंगा देखना, कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। रजिस्टिविटी तो बेटा वो पूछेगा थोड़ी, तेरे खाका बेटा वहां रजिस्टिविटी पूछेगा, तो अगर कंडक्टिविटी आएगा तो वो रजिस्टिव पूछेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट बताओ क्या होगा। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द, किसके कारण होता है फॉर्मेशन, डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सेलरेशन रीजन का। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेट डाइपोल मोमेंट। क्या होगा? एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। हम्म क्या होगा? डाईमैग्नेटिक कौन सा होता है? थोड़ा थोड़ा रिपल करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा क्या करता है? रिपल करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपल हो रहा है क्या? तो फिर हम्म क्या होगा बताओ? हम्म एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। पहली बात तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिज्म एग्जिबिट करता है क्या बताओ? हैं? क्यों? हाँ सही है। सही है, ये तो सही है। ऑप्शन गलत कहाँ है? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आर तो फॉल्स है ही नहीं। तो फिर क्या करें? तो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में। हैं? ए का गलत है? अरे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डाई मैग्नेटिक में रहता है, पर वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से। इसलिए वो हल्का सा क्या करता है? रिपेल करता है। ऐसा क्या करता है? रिपल करता है। ठीक है इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ही गलत हो गए ना। ए इज फॉल्स एंड आर इज फॉल्स। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट इसका देखो क्या है। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज आल्सो ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन इज आल्सो करेक्ट। तो क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। क्योंकि ऐसा ही होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है इसीलिए तो घूम के पूरा आ गया, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वर्क भी नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फ्रिंज आर ऑफ इक्वल विड्थ। यंग डबल एक्सपेरिमेंट में क्या है? सारे के सारे फ्रिंज विड्थ इक्वल होती है। द फ्रिंज विड्थ डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, डिस्टेंस स्क्रीन ऑफ द प्लेन एंड स्लिट एंड
So we'll start next question. पढ़िए. क्या हुआ? ज़्यादा हार्ड हो गया? हम्म बताओ. फॉर्मूला लिखा रखा मैंने, E इक्वल टू सी बी. पता हो तो नमूनो. हैं? क्या पूछा क्वेश्चन में? रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? C इंटू बी. ठीक है, तो E अपॉन बी इक्वल टू क्या होगा? तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी. ये फॉर्मूला याद नहीं तुम्हें? ए इक्वल टू सी बी लिख रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर. ए इक्वल टू सी बी का न्यूमेरिकल भी कर रखा है एक आध. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे के मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ठीक है, वो तुम्हें याद नहीं रहता बेटा, मुझे याद रहता है ना, तुम तो बड़े लोग हो. नेक्स्ट बताओ क्या होगा? स्पेसिफाई द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइन इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच राइज द, क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम विच गिव्स हाईएस्ट वेवलेंथ. कौन सा देगा? n इक्वल टू 1 to 3, n इक्वल टू 2 to 5 3, 1 to 4, 2 to 4. कौन सा हाईएस्ट वेवलेंथ देगा? बताओ. हम्म अरे भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ इक्वल टू आर 1/n1² माइनस 1/n2. आप बोर्ड में जाके बैठोगे ना, आपको टाइम खूब मिलेगा वहां पे. 3 घंटे सोने के टाइम, 1 घंटा सोने का टाइम मिल जाएगा. तो फॉर्मूला लगा क्या कर लो, आराम से सॉल्व कर लो. इतना ज्यादा फास्ट भागने की भी जरूरत आपको नहीं है. आराम से करोगे ना तो भी काम चल जाएगा आपका. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/λ पहला का निकाले 1. λ1 इक्वल टू क्या आएगा? आर 1 - 1/9. ये कितना आएगा? 8/9. तो λ1 इक्वल टू क्या आ गया? 9/8 आर आ गया. λ2 इक्वल टू कितना आएगा? 9 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा. नीचे 36 आएगा, ऊपर डिफरेंस कितना आएगा? 9 और 4 का 5. तो ये कितना आएगा यहाँ पे अपने पास? डिवाइड में होगा ना, ये उल्टा लिख दिया मैंने. 9/8 आर, 9/8 आर. और ये निकालो कितना आएगा उन पास? 36/5 आर. अब आपको दिखते ही दिखने से ज्यादा कौन सा इन दोनों में से? तो ज्यादा कौन सा इन दोनों में से है? ज्यादा है. अच्छा, आगे आगे देखे तो 1/4. तो ये कितना आएगा उनके पास? λ3 इक्वल टू 16 - 1 15 होगा. तो ये कितना आएगा? 16/15 आर. ये हुआ. 3 इक्वल टू कितना आएगा? 4 2 है ना. तो 16 इसको भी निकाल लो एक बार, अगर ऐसा नहीं पता. λ4 सॉरी, 1/r 1/4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/16. तो एलसीएम 16 आ जाएगा. तो आर 16, 4 माइनस 1 3. तो कितना है अपने पास? λ4 इक्वल टू 16/3 आर. ये सॉल्व करो कितना आएगा? लगभग आपका 5 पॉइंट समथिंग आएगा. और ये कितना आएगा? 7 पॉइंट समथिंग आएगा. ज्यादा कौन सा सबसे? ये वाला ज्यादा. एक नहीं है. समझ में आई बात? तो करके देख लो, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट अपनाओ कोई फायदा तो है नहीं. गलत करोगे शॉर्टकट में तो कंफर्म है. शॉर्टकट करना फिर ये कैलकुलेशन जैसे मैंने सीधी की है वैसी करने की ट्राई कर लो. पर अपने अगर वो भी नहीं होती है तो सीधा सीधा फॉर्मूला वैल्यू डाल के करते रहो पूरी की पूरी एलसीएम लेके. हाँ, लैम्बडा की उल्टी, लैम्बडा की रिवर्स हो जाएगी ना. फिर तो देख ले जो है. हाँ, नेक्स्ट. An isolated point charge particle produce an electric field E at 0.3 meter away from it. The distance of the point at which the field is E/4. अब ये तो बताना पड़ेगा मुझे. तो फिर बता क्या होगा आंसर. हम्म बता.
थप्पड़ मार दूंगा मैं, देख लेना अभी। आराम से कर सकते थे। हैं? क्या दिक्कत आती करने में? फालतू में यहाँ थिंकर बन रहा है बेटा बेटा। हैं? हो नहीं सकता है, वो नहीं हो सकता है। हैं? नहीं, मुझे बता, जब सीधा हो रहा है फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से, कोई दिक्कत नहीं है। ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E/4 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दूसरा वाला हो जाएगा, तो डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। हैं? जब भाई सीधी अंगुली से घी निकल रहा तो फिर टेढ़ी क्यों करनी है रे? ट्यूशन तो बेटा मानता, तुम्हारे जैसे जो एक्स्ट्रा थिंकर होते हैं ना, वही फिर 0 नंबर ला के यहाँ मेरे को बोलते हैं सर फिजिक्स का पेपर हार्ड था। Steady current of 8 milliampere flow through a wire. The number of electron passing through cross section of the wire in 10 second. क्या बोला? स्टेडी करंट 8 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। आई कितना हो रहा है? 8 मिली एम्पियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकंड, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे 10 सेकंड में? क्यू इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला पता है? एन ई, और आपको Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी, आई इंटू टी इक्वल टू एन ई। ये हो गया। अब आपके पास I कितना है? 8 इंटू 10⁻³ टी कितना है? 10। एन फाइंड करना है, E कितना है? 1 पॉइंट, ये तो कोई देगा नहीं आपको। ये कितना हो जाएगा? 8/1.6 या 1680 अपॉन कर दूं इसको, इंटू 10⁻³ इंटू 10 अपॉन 10⁻⁻19 इक्वल टू n। ये कितना आ गया? 5। तो 5 पड़ा, एक ही ऑप्शन है, 10⁻17। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब ये आसान कब है? जब आपको फॉर्मूला आपके दिमाग में एकदम सही से फिट हो, तभी ये इजी है। तो एमसीक्यू में यही आते हैं बेटा क्वेश्चंस, ठीक है। फ्री बोर्ड में ऐसे ही आएंगे आपके। Which of the following element will require the highest energy to take an electron from? Then ये क्वेश्चन में मिस्टेक है कुछ। Which of the following element will require the highest energy to take out an electron from them? हाँ, किसमें ज्यादा एनर्जी चाहिएगी? ये दो PbGe भी साथ में दे दिया, इसमें कुछ गलती हुई है क्वेश्चन टाइप करने में। वैसे कार्बन सबसे छोटा है, तो आयोनाइज करना कार्बन को सबसे हार्ड होता, तो बी ऑप्शन ही होगा इसमें। क्या होगा? बी। अब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसका अकॉर्डिंग इतने ही, ये बाकी जो दे रहे, अच्छा पीबी और दो अलग क्यों दिया पता नहीं मुझे। कार्बन जो है ना वो सबसे छोटा है, इसलिए आपको पता कार्बन सेमीकंडक्टर का नेचर भी शो नहीं करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल साइज होने के कारण। ए कंडक्टर ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 6 वोल्ट आइडियल सोर्स, के साथ कनेक्ट है 6 वोल्ट आइडियल सोर्स। द पावर सप्लाई बाय द सोर्स टू द कंडक्टर इज, पावर सप्लाई कितनी होगी सोर्स टू कंडक्टर? आर दे रखा है, वी दे रखा है, पावर सप्लाई फाइंड करनी है, तो क्या दिक्कत होगी बताओ? P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। कितना हुआ? बहुत हार्ड क्वेश्चन है बेटा, है ना। लैंग्वेज ऐसी होती है कि फॉर्मूला याद करने के लिए घर से बुलाएंगे ना किसी को, मेरे को बुला लेना पेपर में, हैं? एग्जाम में आऊंगा, एग्जाम में आ जाऊंगा देने के लिए, फॉर्मूला बताने के लिए, हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? A photon of wavelength 633 nanometer is incident on a metal surface. The work function of the metal is 1.5 electron volt.
द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन इलेक्ट्रॉन इज, देखो एच म्यू इक्वल टू क्या होता है, फाई नॉट प्लस के ई, ये होता है। तो एच सी अपॉन लेमड़ा इक्वल टू फाई नॉट कितना है, 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये एनर्जी, किस में है, इसको जूल में कन्वर्ट करना तो कर सकते हो क्योंकि आंसर जूल की फॉर्म में दे रखा है ना। तो इनटू क्या करोगे, 1.6 माइनस 19 जूल प्लस के ई, ठीक है। और एच सी कितना है, एच कितना होता है 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू ये कितना होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लेमड़ा कितना है 663 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, इसको 6.63 लिख दीजिए, ठीक है, ताकि इजी हो जाएगा। इक्वल टू 1.5 इंटू ये कितना 8 हो जाएगा सीधा, नहीं 8 नहीं होगा, इसको एक बार ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस के ई, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आएगा हमारे पास 2 पावर 9 जाएगी ऊपर 7 हो जाएगा 2 पावर के लिए, 7 और 34 का डिफरेंस कितना होगा, 7 और 8 15 हो गया, 15 और इसका डिफरेंस कितना होगा बताओ 34 का, 15 और 13 19 माइनस का, ठीक है। तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 ये बचा, इक्वल टू इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा बेटा 2 पॉइंट, इसको एक पावर कम कर लेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये -20 और ये -20 करेंगे तो ये एक 16 मान लो, 16 5 जा 80 और 16 और 8 24, तो 24, तो यहाँ पर ऐसे जो है ना 6 इंटू 10 पर -20 आ रहा है इक्वल टू के ई, ये जूल में आ गया। देखो कैलकुलेशन यहाँ पे देखो किस टाइप से दे रखी है इसने, कैलकुलेशन कैसे दे रखी है ताकि वो इजीली एग्जैक्टली सोल्व हो जाए। कहीं 6.63 लेते तो एग्जैक्टली सोल्व हो रहा नहीं हो रहा है, यहाँ भी 6.62 लेके करते फिर क्या होता थोड़ा सा हार्ड बन जाता, तो इससे अच्छा क्या लेते 6.63 सीधा कैंसिल हो गया, एग्जैक्टली सोल्व हो गया। वैल्यू सबको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट वेवलेंथ 600 नैनोमीटर प्रोपोगेट फ्रॉम एयर इनटू ए मीडियम, कहां से कहां जा रही है, एयर टू मीडियम, इफ इट इज its wavelength in the medium become 400 nanometer, the refractive index of the medium is, ये तो सीधा है, क्या होता है, हैं μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू क्या होता है, हैं v1 अपॉन v2 करते हैं या v2 अपॉन v1 करते हैं, हैं v1 अपॉन v2 करते हैं, म्यू और वेलोसिटी में रिलेशन, म्यू इक्वल टू क्या होता है c बाई v, v कौन से मीडियम में है, म्यू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की है, वेलोसिटी दूसरे मीडियम में है, तो म्यू और वी में रिलेशन कैसा हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ पे, यार तुम लोग कहीं बात करते हो रहे हैं इतना कराने के बाद भी, ये हालत है। अब देखो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लेमड़ा कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू क्या होता है लेमड़ा एफ, v इक्वल टू क्या होता है μ1 अपॉन इक्वल टू लेमड़ा 2 एफ अपॉन क्या होगा, अब क्या होगा बताओ, हैं अब तो बताओ कितनी है 600 अपॉन 400, अरे दुनिया करके निकल गई, आंसर दे के भी निकल गई, दुनिया करके आंसर दे के चली गई। अब देखते रह जाते अगर क्या करते सही से कंसेप्ट याद नहीं करते तो, अब इसी को आके बोलते सर बहुत हार्ड क्वेश्चन था, हैं तो ऐसा कोई आता थोड़ी है। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6 एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, अब ये तो बता दो यार कम से कम, अभी तो किया था थोड़ी देर पहले, कर लेता हूँ वेट भी, है पर वेट मुझे इसमें करना नहीं चाहिए,
क्योंकि नमूने हो तुम लोग, क्यों सॉल्व कर रहे हो? अब जब 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 इसमें क्रिटिकल दिमाग लगाना होता है उसमें लगा नहीं रहे हो। आपको पता एच और लेमड़ा क्या हो रहा है, आपस में कैंसिल हो रहा है, केवल सी का कंसेप्ट बच रहा है ना, एच सी अपॉन लेमड़ा होता है एनर्जी। सी क्या होता है? 3 × 10⁸ होता है, 3 का केवल एक ही ऑप्शन है इसमें। जब जहां लगाना होता है वहां तो दिमाग लगाते नहीं है सीधा। नहीं कैसे पता चला? देखो एच सी अपॉन लेमड़ा करते हैं ना, तो लेमड़ा और एच की वैल्यू में क्या होता है? कैंसिल होता है। केवल सी क्या होता है? 3 × 10⁸ होता है। बाकी तभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 10⁻19 आ रहा था, 10⁻19 आ रहा था। ठीक है, हाँ जब थोड़ी देर पहले बोला मैंने ये नहीं बोला कि पहले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, थोड़ा सा बात जो है ना वो ध्यान से सुना करो। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज, किससे होता है? बता रखा है ना, चार्ज रेस्ट में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड करता है, मूविंग करने वाला मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और एसिलेशन चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। A semiconductor device is connected in series with a battery, an emitter, and a resistor. A current flow in the circuit. The polarity of the battery is reversed. The current flow in the circuit almost becomes zero. The device is in. क्या होगा? जंक्शन डायोड है ना, रिवर्स बाइस में कर दिया, क्या हो गया? रिवर्स बाइस में कर दिया। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विल बी, क्या होगा? इसमें टाइम और लग रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही टाइम लगती है? इसमें टाइम क्यों लग रहा है? हैं? अरे पावर में 1/3 तो आएगा ही नहीं। जब नहीं, जहां पे आपको सोचना होता है वहां तो सोच, वैल्यू वाले जब फिक्स वैल्यू क्वेश्चन है उसमें तो भाई सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसमें तो तुम ये हो नहीं सकता वो हो नहीं सकता कर रहा था। जब इस रहते ही है भाई, गलत यही करते हैं सब लोग। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेस मैक्सिमम टॉर्क इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ क्या होगा? P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। टाउ इक्वल टू क्या होता है? पीई। पीई लिख दे, साइन थीटा जरूरत नहीं, मैक्सिमम बोला ना इसने। अब क्या बोला? डाइपोल मोमेंट दे रखा है ना, 2 × 10⁻⁻8। नहीं रे टॉर्क है ना, रे टॉर्क कितना है? 10⁻⁻4 इक्वल टू पी कितना है? चलो गुड, हो गया। अगला, द करंट इन एन ए डिवाइस वेरीज विथ टाइम t एज I इक्वल टू 60, where I is in milliampere and t is in second. The amount of charge that passes through the device during 0 to 3 second. कितना चार्ज फ्लो होगा? हैं? Q इक्वल टू dq अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है? I होता है, सुन लो बात, dq इक्वल टू I dt होता है, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt।